ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व इच्छ शाक्य जाति के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलिया वंश से थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां का निधन हो गया था। मां के निधन के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर जीवन मरण के चक्र दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दी विज्ञान की खोज में मध्य रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के विषय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जो आपस में विरोधाभासी है। नेपाल सरकार प्राचीन कपिलवस्तु और लुम्बिनी वन का अस्तित्व अपने यहाँ बताती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार बस्ती जिले में कपिलवस्तु के अवशेष होने की पुष्टि कर चुकी है। लेकिन पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मौनाताड़ा प्रखंड के शाहपुर परसौनी के रहने वाले डॉक्टर अब्दुल माजिद का कहना है कि बुद्ध का जन्म भूमि नेपाल में नहीं बल्कि चंपारण में हुआ था और नंदगढ़ लोरिया ही प्राचीन कपिलवस्तु है। डॉक्टर माजिद ये बात बस कह नहीं रहे बल्कि इस विषय में अनेकों साक्ष्य देने को तैयार हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बुद्ध की जन्मभूमि चंपारण नाम की एक किताब भी लिखा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अब्दुल माजिद ने। मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, निवासी शाहपुर का जिला पश्चिम चंपारण, किताब लिखी बुद्ध की जन्मभूमि चंपारण। इसके लिखने का कारण ये हुआ कि हमारे पिताजी और हमारे चचा जी चंपारण का इतिहास उर्दू में तारीख़ चंपारण लिख रहे थे लोग। वो पूरी तरह से किताब मुकम्मल नहीं हो सकी, बीच में उन लोगों का समय पूरा हो गया। उन लोगों का देहांत एक के बाद एक, तीनों आदमी इस दुनिया से चल बसे। मैंने उस किताब को देखा तो थोड़ी सी अभी कमी हमको नज़र आई कि ये अभी पूरी नहीं हो सकी है, इसमें खोज की और ज़रूरत है। इसके तहत हमने इस किताब के बारे में चंपारण के अनेक जगहों पर जाकर गहन अध्ययन करने और खोज करने का कार्य शुरू किया। जब हम पश्चिम चंपारण के नंदगढ़ लौरिया और यशोधरा स्थान और पिपरिया और देवराज स्थानों पर गए तो इतिहास में लिखी गई कपिलवस्तु की चौहद्दी और देवदह के संबंधित बातें और जो भौगोलिक और ऐतिहासिक साक्ष्य कपिलवस्तु का इतिहास में लिखा गया है, उसके आलोक में हमको नजर आया कि कपिलवस्तु नंदगढ़ लौरिया है। इससे उत्तर सिकराहना नदी बह रही है, जो प्राचीन काल में रोहिणी थी। उस रोहिणी नदी में कपिलवस्तु के शाक और देवदह के कोलिये दोनों निकट पड़ोसी थे। दोनों उस नदी में साझा बांध लगाकर नदी से उत्तर
कोलिये और नदी से दक्षिण शाक अपने अपने खेतों का पटवन किया करते थे। बैसाख में पानी जब कम पड़ता था तो पूरा पानी ले जाने के लिए दोनों आपस में लड़ते थे। एक बार तो भीषण लड़ाई जो होने की इतिहास कहता है कि महात्मा बुद्ध स्वयं जाकर उस नदी पर दोनों कोलियों और शाकों की लड़ाई को शांत कराया। बाद में चल करके इसी प्रकार की लड़ाई में रोहिणी नदी शाक्यों के कब्जे में आ गई, और जब शाक्यों के कब्जे में आई तो वो शाक्य रोहिणी के नाम से मशहूर हुई। धीरे धीरे शाक्य रोहिणी भाषा के परिवर्तन से शाक्य राहणा हो गया, और फिर भाषा के परिवर्तन से वर्तमान में सिकराहना नाम से प्रसिद्ध है और आज भी बह रही है। और ये नदी कोलिये और शाक दोनों के बीच सीमा का कार्य करती हुई बहती थी। आज भी वो देवदह के जगह पर देवराज है। देवराज और नंदगढ़ लौरिया के बीच ये नदी आज भी सीमा का कार्य करती हुई बह रही है। यही नदी दोनों को, देवराज को और नंदगढ़ लौरिया को, अलग करती है। इतिहास कहता है कि कोलियों से उत्तर मौर्य गणतंत्र की राजधानी रामपुरवा में थी, पिपलीवान में थी। आज जब हम इस देवराज से उत्तर देखते हैं तो वह पिपलीवान वर्तमान में पिपरिया रामपुरवा है, जहाँ पर 2 स्तंभ पड़े हुए हैं। एक स्तंभ सिंह स्तंभ है, एक स्तंभ बिरसल स्तंभ है। सम्राट अशोक जब स्तंभों का निर्माण करा रहे थे तो केवल 4 ही सिंह स्तंभ का निर्माण कराया और केवल एक ही बिरसल स्तंभ, साड़ की मूर्ति वाला स्तंभ, केवल एक ही निर्माण कराया। और 4 अति बुद्धनिष्ठ राज्य। ये जो देवराज का एक बड़ा क्षेत्र है, ये प्राचीन काल में कोलियों का राज देव का था। गह कहते हैं राज को, जैसे हाथी का, देवदार का जंगल है, परेवा दह जंगल में के वहां से परेवा ही परेवा है सब, तो दह कहते हैं राज को। तो भाषा का परिवर्तन हो गया, देवदह से देवराज कर दिया गया। और शाक्य रोहिणी सिकराहना से उत्तर ये देवराज है, और इसके उत्तर पिपलीवान है। तो इतिहास के अंदर जो भौगोलिक साक्ष्य है उसके मुताबिक नंदगढ़ लौरिया प्राचीन कपिलवस्तु, सिकराहना नदी ये शाक रोहिणी
और प्राचीन रोहिणी नदी है, और इसके उत्तर देवराज, ये प्राचीन देवदह राज है, और इसके उत्तर पिपरिया रामपुरवा, प्राचीन पिपलीवान है। इसके खोज के लिए हमने बहुत कोशिश किया, कई इतिहास के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। हमको इतिहास के ग्रंथों में केवल कपिलवस्तु मिला, देवदह मिला, रोहिणी मिला, पिपलीवान मिला, लेकिन वो कहाँ है ये इतिहास से प्रभावित नहीं हो सका। इसलिए हमारे पिता मौलाना अब्दुल बारी साहब, हमारे चचा मौलाना अबू सईद साहब व अबुल खैर साहब, ये लोग अपने समय के अच्छे विद्वान थे। इन लोगों ने चंपारण का इतिहास उर्दू में लिखना शुरू किया था, और इसमें जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए जो मैंने अपना ध्यान इसके तरफ आकृष्ट किया और पूरा समय खर्च इसमें करना शुरू कर दिया और गहन खोज करना शुरू किया, तो हमको कुछ ये भी समझने की आवश्यकता पड़ी कि नेपाल का लुम्बिनी, नेपाल का तिलौरा कोट जो कपिलवस्तु नाम से घोषित है, और इतिहास का ये भ्रमित हालत देखते हुए यूपी ने भी एक छोटे अवशेष को कपिलवस्तु रूप में घोषित कर दिया, पिपरहवा को। तुम हम लुम्बिनी भी गए तो वहां लुम्बिनी का एक साक्ष्य भी हमको नहीं मिला। तिलौरा कोट गए तो तिलौरा कोट का जो कपिलवस्तु जिले का डायरेक्टर था हिरण्य वैद, उनसे लगभग 1 घंटे तक बहस होती रही। हमने उन तमाम पॉइंट जो इतिहास से प्राप्त हुए उनके सामने पेश किया। आखिर में उन्होंने यही कहा कि हमको नेपाल सरकार ने तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ इसलिए रखा है कि मैं इस स्थान को कपिलवस्तु कहता रहूं। उनको धन्यवाद कहते हुए हम वहां से चले गए। वहां भी तिलौरा कोट में भी एक भी साक्ष्य कपिलवस्तु का नहीं है। उसके बोर्ड पर देखा और उस जमीन पर देखा तो 3 फीट की दीवार थी लगभग बची हुई। वो अशोक कालीन ईंटों से निर्मित थी, 22 फुट लंबा और 10 फीट चौड़ा। एक कमरा था जिसके पूरब भी दरवाजा और उसके पश्चिम भी दरवाजा। बोर्ड पर वहां लिख दिया गया कि ये शाक्त राजभवन है, शाक्त राजाओं का राजभवन है। राजभवन 22 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा और दोनों तरफ दरवाजा, ये राजभवन कैसे होगा? हमारे इतिहासकार ने इसको गौर नहीं किया और उसको सपोर्ट कर दिया। पिपरहवा में भी वही हाल हुआ। अशोककालीन पाठशाला की दीवार, उसको यूपी सरकार ने कपिलवस्तु घोषित कर दिया। अब कपिलवस्तु के 2 दावेदार हो गए। एक नेपाल तिलौरा कोट को कह रहा है, एक यूपी पिपरहवा को कह रहा है।
फैसला नहीं हो सका कि पिपरावा वास्तव में कपिल वस्तु है, अगर तिलौरा कोट वास्तव में कपिल वस्तु है। तो इसका फैसला तो इतिहास ही करेगा। तो हमने इतिहास में के अध्ययन में कई इतिहास के ग्रंथों को खरीदा और उसका अध्ययन किया।